हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आज से हमने अपने एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू करी है जिसमें हमने एक नया सब्जेक्ट शुरू किया क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़। क्योंकि आप अभी क्लास 11 से पास आउट हुए हो, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। क्योंकि जब मैं भी क्लास 11th में से क्लास 12th में आया था मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे। लाइक कि आपने अपने सीनियर से सुना हो कि क्लास 12th का बिजनेस स्टडी बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है क्योंकि यहाँ आपको केस स्टडीज़ पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन की वेटेज बहुत कम होती है, आपसे मोस्ट ऑफ द इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे कि हमें कैसे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि जो मिस्टेक्स हमने क्लास 11th में करी हैं वो मिस्टेक्स हम यहाँ पर ना करें और हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सके बोर्ड एग्ज़ाम में, और हमें अच्छी नॉलेज भी हो ताकि हम पूरा का पूरा बिजनेस स्टडीज़ है जो उसको प्रैक्टिकली समझ सकें। आज की वीडियो में वही सारी स्ट्रैटेजीज डिस्कस करूँगा और इसके अलावा हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब होता क्या था, जब आप क्लास 11th में थे हर स्कूल का जो पेपर होता था वो कौन प्रिपेयर करता था? हर स्कूल का एग्ज़ाम प्रिपेयर होता था। जो आपके क्लास टीचर्स होते थे वही आपका एग्ज़ाम प्रिपेयर करते थे। और क्योंकि क्लास 11th में आपने बिजनेस स्टडी फर्स्ट टाइम की है, क्योंकि क्लास 10th में आपने बिजनेस स्टडी से आपको कुछ ताल्लुकात नहीं होता, आपने कभी नहीं पढ़ा होता। आपसे जो आपके टीचर होते हैं वो मोस्टली किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं? वो मोस्टली पूछते हैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे कि आपने कोई चैप्टर स्टडी किया, सपोज जैसे कि आपने क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा बिजनेस क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, प्रोफेशन क्या होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं? व्हाट इज़ बिजनेस, व्हाट इज़ कॉमर्स, व्हाट इज़ B2 बिजनेस। इस टाइप के अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको बोलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन। और आपसे क्लास 11th में डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि आप अभी बिगनर हो, बट क्योंकि अब आप क्लास 12th में आ चुके हो, आपका एक लेवल अप हो चुका है। इस बार क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आपके स्कूल टीचर नहीं प्रिपेयर करेंगे, इस बार आपका एग्ज़ाम प्रिपेयर होगा CBSE के थ्रू। मतलब कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो एक कॉमन पेपर प्रिपेयर करेगा पूरे के पूरे ऑल इंडिया लेवल के लिए। और क्योंकि आपकी क्लास 12th है यहाँ पर आपसे थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको क्या देगा? वो आपको देगा केस स्टडीज़। और आपके सीनियर्स ने भी बोला होगा कि केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा टिपिकल होती हैं, बट मैं ये भी बताऊंगा हम केस स्टडीज़ को कैसे मैनेज करेंगे। केस स्टडी क्या होती है? जैसे आपको इंग्लिश के पेपर में देखा होगा आपने, एक अनसीन पैसेज होता है, फिर आपको उसके क्वेश्चन निकालने होते हैं, मतलब आंसर देने होते हैं आपको। बस केस स्टडीज़ में क्या होता है, जो आपका अनसीन पैसेज टाइप की केस होगा, मतलब आपको बिजनेस केस देगा वो, बट आपको उसके आंसर्स कैसे देने हैं? जो आपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ोगे, मतलब जो आप चैप्टर में स्टडी करोगे, आपको उसी बिहाफ पे इन केसेस का आंसर देना है। क्लास 12th में वो आपसे केस स्टडीज़ पूछते हैं, वो आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं उनकी वेटेज बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द पेपर इनडायरेक्ट टाइप होता है। हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? मतलब कि क्योंकि आप क्लास 12th में आ चुके हो, यहाँ पर आपको एक तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं, और यहाँ पर जो क्लास 11th का सिलेबस था, क्लास 12th का सिलेबस उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बट हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए ताकि जो मिस्टेक हमने क्लास 11th में करी थी वो हम क्लास 12th में रिपीट ना करें। हमारी स्ट्रैटेजी इस टाइप की होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मतलब कि आप हर चैप्टर पहले स्टडी करोगे, जैसे कि पहले आपने चैप्टर 1 शुरू किया, फिर आप चैप्टर 2 शुरू करोगे, और जैसे आप हर एक चैप्टर करते चलोगे फिर हम उसके करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर सकते हो, आप खुद कर सकते हो क्योंकि आपने क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके हो। डायरेक्ट क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करना। मैं चैप्टर कराने के बाद उस चैप्टर की क्या कराऊंगा? मैं उस चैप्टर की कराऊंगा आपको केस स्टडीज़, क्योंकि केस स्टडीज़ आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। मैं केस स्टडीज़ आपको डिटेल में कराऊंगा। जैसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया, फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, उसके बाद मैं कराऊंगा इस चैप्टर की 3 से 4 केस स्टडीज़ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने हैं। और जो ये हमारी वीडियो सीरीज़ रहेगी इसमें मैं आपके सारे के सारे चैप्टर कवर कराऊंगा। उसके बाद मैं हर चैप्टर की आपको केस स्टडीज़ कराऊंगा, और जैसे ही हमारे कुछ चैप्टर हो जाएंगे फिर मैं आपके यूनिट टेस्ट, रिवीजन टेस्ट ऐसे लेता रहूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपको क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने केस स्टडीज़ अब से पहले कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि अब तक आप क्या करते आए हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते आए हो। केस स्टडीज़ प्रिपेयर करने के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है
कि पहले आप जो भी चैप्टर स्टडी करो, आप हर चैप्टर की केस स्टडीज़ उसके बाद ही करते चलना। मतलब जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया, फिर आप उसकी केस स्टडीज़ और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना, फिर आपने सेकंड चैप्टर कर लिया, फिर आप उसकी केस स्टडी और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना। कभी भी आप अपनी केस स्टडीज़ को पाइल अप मत करना, मतलब कि उसको लास्ट टाइम के लिए मत छोड़ना, क्योंकि जब सारे के सारे चैप्टर हो जाओगे और जब आप सारी की सारी केस स्टडीज़ एक साथ करने लगोगे, हो सकता है आपको उस टाइम पे कन्फ्यूजन आए कि ये कंसेप्ट इस चैप्टर में भी है, इस चैप्टर में भी है, क्योंकि आपने क्लास 12 से पहले कभी केस स्टडीज़ पढ़ी नहीं। सो बेस्ट स्ट्रेटजी ये होती है कि जो चैप्टर पढ़ा हमने उसकी केस स्टडीज़ उसी टाइम कर लो, और जब आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तब आप पूरे के पूरे सिलेबस की केस स्टडीज़ को एक साथ रिवाइज़ करना, क्योंकि इससे आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपकी केस स्टडीज़ रिवाइज़ हो जाएंगी और आपको लॉजिकली पता भी होगा कि हमें केस स्टडीज़ को कैसे आंसर करना है। सो जो ये हमारी वीडियो सीरीज़ रहेगी इसमें हम कैसे करेंगे, पहले हमारे चैप्टर के थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जब हमारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फिर हम केस स्टडीज़ करेंगे, और बीच बीच में मैं आपके रिवीजन टेस्ट, यूनिट टेस्ट ऐसे लेता चलूँगा। सो ये मैंने आपको बता दिया कि हम क्लास 12 में कैसे पढ़ने वाले हैं। जो हमारी वीडियो सीरीज़ है इसमें हम कैसे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो अब हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए मैनेजमेंट क्या होता है। ऑल्दो ये वर्ड आप अपनी लाइफ में 1000 से भी ज़्यादा बार यूज़ करते हो, आप इसको डेली यूज़ करते हो। जैसे कि आप किसी की मैरिज में जाते हो, किसी के फंक्शन वगैरह में जाते हो, अगर आपको वहाँ पर कुछ पसंद नहीं आता तब आप सिंपली यही बोलते हो कि वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर रखा। सो पहले हम मैनेजमेंट का लोकल लैंग्वेज में, मतलब कि जो आम भाषा होती है उसमें मैनेजमेंट का मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम उसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे। सो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है जो भी आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या आप जो भी एक्टिविटी या आप कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहे हो, सो उसको हैंडल करने के लिए जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप अरेंज करोगे उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो मैनेजमेंट। मतलब कि किसी भी इवेंट, एक्टिविटी, वर्क को हैंडल करने के लिए जो आप टास्क परफॉर्म करते हो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। अब हम सिंपली इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज करो कि आपका नेक्स्ट मंथ क्या है, आपका नेक्स्ट मंथ है आपका बर्थडे। सो क्योंकि आपको अपना बर्थडे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, सो आप शुरू से ही प्लान करके चलोगे कि मेरा बर्थडे सपोज कि अगले महीने 15 डेट को है। सो आप किस टाइप की प्लानिंग करोगे, आप प्लान करोगे कि मुझे किस इवेंट पे ऑर्गेनाइज करना है, मतलब कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है। आप हैंगरीज में करोगे, डोमिनोज में करोगे, किस रेस्टोरेंट में करोगे। सो पहले आप ये डिसाइड करते हो, फिर आप डिसाइड करते हो कि जो आपके फंड्स हैं, मतलब कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सो पैसे चाहिए क्योंकि आपको केक ऑर्डर करना है, आपने अपने फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। सो फंड्स आप कहाँ से लोगे, अपनी मम्मी से लोगे, अपने पापा से लोगे, अपनी सेविंग से निकालोगे। जब आप ये भी डिसाइड कर लेते हो, फिर जिस दिन आपका बर्थडे होता है उस दिन आप देखते हो कि सारा का सारा वर्क तो प्रॉपर चल रहा है ना, कि मतलब जो आपके फ्रेंड्स आए हैं उनको प्रॉपर सर्व तो हो रहा है, डिनर प्रॉपर सर्व हो रहा है, डांस फंक्शन जो आपने डांस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है वो प्रॉपर चल रही है, नहीं चल रही। आप बीच बीच में वेटर्स को ऑर्डर देते हो कि मेरे फ्रेंड्स को ये दो ये दो। मतलब कि आप एक पूरा सिस्टम, जो आप पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो और जो उनको डायरेक्टिंग कर रहे हो, इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सो उससे रिलेटेड जितनी की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, आप पूरी एक्टिविटीज़ को जब एक सिस्टेमेटिकली वे से हैंडल करते हो, सो उसको क्या बोलते हैं हम, उस सब को बोलते हैं हम मैनेजमेंट। ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो क्या करते हैं, वो करते हैं प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करने के लिए उनको डिफरेंट सप्लायर्स चाहिए होते हैं जिनसे वो रॉ मटेरियल ले ले, फिर वो मशीनें चाहिए होती हैं, फिर उनको वर्कर से काम कराना पड़ता है, उनको सैलरी देनी पड़ती है। सो इस पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं हम मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट की इनऑफिशियल डेफिनेशन में तो देख लिया हमने कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हमें ऑफिशियल डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है। नॉर्मल लैंग्वेज में मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है वो मैंने आपको इस बर्थडे के एग्जांपल से बता दिया कि जैसे आपको बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है, सो आप जो पूरी एक्टिविटीज़ प्लान करके चलोगे कि किसको बुलाना है, किसको इनवाइट करना है, कहाँ पर इनवाइट करना है, किस डे को इनवाइट करना है, कौन ऑर्गेनाइज करेगा, किस इवेंट पे ऑर्गेनाइज करेंगे, खाने में क्या होगा,
डीजे नाइट में क्यों गए। सो ये सारी एक्टिविटीज़ को जब आप प्लान करके चलते हो, उनको हैंडल करते हो, उसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अब मैनेजमेंट की हम ऑफिशियल डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, मतलब कि मैनेजमेंट ना तो कोई आपका इंडिविजुअल होता है, ना कोई आपकी एंटिटी होती है। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट होता है आपका एक प्रोसेस। और प्रोसेस हम किसको बोलते हैं? जब आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक से ज़्यादा स्टेप करने होते हैं, मतलब कि जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम प्रोसेस। सीक्वेंस ऑफ स्टेप से मेरा क्या मतलब, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रोसेस में क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है स्टेप्स का। सपोज करो जैसे कि आपको मक्खन बनाना है, सो आप सबसे पहले क्या करते हो? सबसे पहले आप लेते हो मिल्क, फिर मिल्क में आप क्या डालते हो? मिल्क में आप डालते हो कर्ड, और फिर उसको ग्राइंडर से क्या करते हो? मिक्स करते हो, और फिर आप अपना क्या प्रिपेयर करते हो? फिर आप अपना प्रिपेयर करते हो बटर। सो ये होता है हमारा बटर प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस, जहाँ पर एक से ज़्यादा क्या आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं। सो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, क्योंकि मैनेजमेंट ना तो कोई इंडिविजुअल है, ना कोई एंटिटी है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कितने स्टेप्स होते हैं? जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं। और उन 5 स्टेप्स का नेम क्या है? उन 5 स्टेप्स का नेम है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होता है? फर्स्ट स्टेप्स होता है आपका प्लानिंग, क्योंकि सबसे पहले आप प्लान करते हो। और जो ये 5 के 5 स्टेप्स हैं, ये आपके पर्टिकुलर चैप्टर हैं, जो हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका? सेकंड स्टेप होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के बाद आप थर्ड स्टेप क्या परफॉर्म करते हो? आप परफॉर्म करते हो फिर स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद फोर्थ स्टेप क्या होता है? फोर्थ स्टेप होता है आपका डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है आपका कंट्रोलिंग। सो ये होते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं? उस प्रोसेस में 5 स्टेप्स होते हैं, जिनका नेम मैंने आपको बता दिया। और ये पांचों के पांचों स्टेप आपका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, जो हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में स्टडी करेंगे। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपना काम परफॉर्म करते हैं। किस लिए? ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सके। गोल्स क्या होते हैं? जो आपका एंड टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोडक्शन करना बिजनेस के केस में। और दूसरा मैंने एग्जांपल बताया आपको बर्थडे का। सो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्या? अपना बर्थडे इवेंट ऑर्गेनाइज करना। सो आप मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इसमें ये 2 वर्ड हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली का मतलब होता है कोई भी काम विद इन टाइम कंप्लीट करना। अब कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए कुछ डिज़ायर्ड टाइम होता है। अगर हम उसको विद इन उस डिज़ायर्ड टाइम में कंप्लीट कर देते हैं, तब हमें क्या बोला जाता है? तब हमें बोला जाता है हम इफ़ेक्टिव हैं। और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? एफिशिएंटली का मतलब होता है कम से कम कॉस्ट में काम करना, मतलब कि मिनिमम कॉस्ट पे काम करना। सो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व है, जिसकी मदद से हम कोई भी वर्क परफॉर्म करते हैं, ताकि हम अपने गोल्स अचीव कर सकें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब क्या है? विद इन टाइम, मतलब उसको टाइम के अंदर अंदर। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? उसे कम से कम कॉस्ट पे। सो ये है मैनेजमेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन। अब इस ऑफिशियल डेफिनेशन में 2 वर्ड्स आए हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इसको हम देख लेते हैं। और प्रोसेस क्या था, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको एक से ज़्यादा स्टेप परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि मक्खन निकालने के लिए मैंने आपको बताया 3 से 4 स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं। ऐसी मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कितने स्टेप हैं? जिसमें 5 स्टेप्स है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या डिफरेंस होता है? ये 2 टर्म्स क्या होती हैं? अभी तो मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया, बट आपसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली की डिफरेंट केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। सो अब हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली को डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। इफेक्टिवली को हम इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं, एफिशिएंटली को हम एफिशिएंसी बोल सकते हैं। अब हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? मीनिंग का। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम है जिसको कंप्लीट करना है, अगर हम उसको विद इन टाइम में कर देते हैं, मतलब कि जो उसका निर्धारित समय होता है। जैसे आपको कोई भी काम करना है, सपोज कि आपको वो 2 दिन में करना है या 4 दिन में करना है, अगर आप उस वर्क को उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर कर देते हो, तब आपको क्या बोला जाता है? कि आप इफ़ेक्टिव हो या आप में इफ़ेक्टिवनेस है। सो इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? कि कोई भी टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है, अगर आप उसको विद इन टाइम कर देते हो, सो आपको बोला जाएगा कि आप में इफ़ेक्टिवनेस है।
और आपको कॉस्ट से कोई मैटर नहीं, मतलब कि आपका टारगेट क्या है कि मुझे सपोज करो आपको 2 ऐसे लिखने हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। सो अगर आप उन 2 ऐसे को 1 घंटे के अंदर अंदर लिख देते हो तब आपको क्या बोला जाएगा कि आप इफेक्टिव हो, क्योंकि आपने उस काम को 1 घंटे के अंदर अंदर कर दिया। सो यहाँ पर हमारा एम क्या होता है कि हमें गोल्स अचीव करने हैं, चाहे हम उन गोल्स को जैसे मर्जी अचीव करें, चाहे हमारी कॉस्ट कितनी भी आए, बस हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि हमें अपना गोल टाइम के अंदर अंदर अचीव करना है। इन शॉर्ट इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, कोई भी काम करना है अगर उसको उसके टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम कर देते हैं तो हम इफेक्टिव हैं, चाहे हमारी कॉस्ट जितनी मर्जी आए। और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है अब कोई भी जो काम हमें करना है अगर हम उससे सबसे कम कॉस्ट में कर सकते हैं। अब मिनिमम कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम कॉस्ट होती है जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करती है। मैनेजमेंट क्या, जो मैनेजीरियल पोजीशन पे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अब हमें सपोज करो प्रोडक्शन करनी है हमें 10,000 यूनिट की, और वो 10,000 यूनिट हम 1 लाख रुपए में बना सकते हैं। सो अगर हम उसको उस कॉस्ट के अंदर अंदर या उससे कम में बना देते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं एफिशिएंटली या एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग टास्क विद इन द मिनिमम कॉस्ट, मतलब कि उसे कम से कम कॉस्ट पे काम को करना और रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन, सबसे अच्छे यूज़ में लेने को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सो इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड के अंदर अंदर काम को करना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, उसको सबसे कॉस्ट कम पे काम करना, मतलब कि सबसे कम जितनी कॉस्ट आ सकती है उतनी कॉस्ट लेकर आओ और उस काम को परफॉर्म करो। यहाँ पर हमारा मेन टारगेट क्या होता है कि हमें टाइम के अंदर अंदर काम करना है, हमारा टारगेट होता है सबसे कम कॉस्ट पे काम करना। यहाँ पर हम कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, यहाँ पर हम टाइम को इग्नोर करते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट अचीव कर लो टाइम पे। 10,000 यूनिट 10 दिन में प्रोड्यूस करनी है, उसको प्रोड्यूस करके रख दो चाहे कॉस्ट जितनी मर्जी आए। यहाँ पर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि हमें सबसे कम कॉस्ट पे क्या करनी है, प्रोडक्शन करनी है, चाहे हमारा टाइम जितना मर्जी लगे। और थर्ड डिफरेंस क्या है, मेन कंसिडरेशन। मेन कंसिडरेशन, यहाँ पर मेन कंसिडरेशन क्या होती है, टाइम की, टाइम के अंदर अंदर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। यहाँ पर मेन कंसिडरेशन होती है कॉस्ट की, मतलब कि सबसे कम कॉस्ट पे काम करना। और एक लास्ट डिफरेंस क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच में। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट टास्क, मतलब आप सही काम कर रहे हो। और एफिशिएंसी में क्या होता है, डूइंग द टास्क इन राइट वे, मतलब कि आप काम सही तरीके से कर रहे हो। सो ये 2 डिफरेंस भी आप ध्यान में रखना। सो ओवरऑल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या होता है। इफेक्टिवनेस का इन शॉर्ट में अगर आपको एक वर्ड में बताऊं कि अपने काम को टाइम के अंदर अंदर कर लेना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अपने काम को सबसे कम कॉस्ट पे करना। सो ये होता है इन दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस। अब ये तो मैंने देख लिया इनका डिफरेंस। अब इनमें क्या होता है, इनमें एक रिलेशन भी होता है। रिलेशन किस सेंस में, इन दोनों के बीच में रिलेशन इस सेंस में होता है, अब जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस है, जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो आपका इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। आपका मैनेजमेंट प्रोसेस इफेक्टिव भी होना चाहिए, वो एज वेल एज एफिशिएंट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इफेक्टिव रहोगे सो आप काम टाइम पे तो कर लोगे बट आप उसे ज़्यादा कॉस्ट में करोगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट हुए तब आप उस काम को सबसे कम कॉस्ट पे तो कर दोगे बट आप उसे टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाओगे। सो जो मैनेजमेंट होनी चाहिए, मतलब जो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस होना चाहिए जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, वो टाइमली भी काम करना चाहिए उसे, और वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कि मतलब कि जो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है वो एफिशिएंट तो होना ही चाहिए बट वो उसके साथ साथ इफेक्टिव भी होना चाहिए। अगर वो इनमें से एक हुआ दूसरा नहीं हुआ सो जो आपका मैनेजमेंट प्रोसेस है वो फुटाइल होगा, मतलब कि उससे आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। सो जो ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस होती है ये आप बोल सकते हो एक ही सिक्के की 2 साइड है। अगर एक भी साइड मिस हुई तो वो सिक्का वैलिड नहीं होगा और आप उसे मार्केट में चला नहीं सकते। ऐसे ही मैनेजमेंट के लिए एफिशिएंट होना भी ज़रूरी है और इफ़ेक्टिवनेस होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक भी मिस हुआ तो वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकती। सो ये मैंने बता दिया आपको एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में क्या रिलेशन होता है। अब हम देख लेते हैं इसका 1-2 न्यूमेरिकल जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्लास 12th में केस स्टडीज़ होती है और केस स्टडी किस टाइप से दी होती है, आपको एक बिजनेस केस दी होगा। जैसे कि यहाँ पर दे रखे एक टाटा मोटर्स एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने टारगेट प्रोडक्शन सेट करी है 100 कार पर मंथ, मतलब कि 100 कार प्रोड्यूस होगी एक महीने में एट अ एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 2 लाख पर कार।
मतलब कि टाटा मोटर्स एक कंपनी है जो कि कार मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसका टारगेट क्या है कि वो 100 कार्स मैन्युफैक्चर करेगी। किस कॉस्ट पे? 2 लाख पे। और कितने में? 1 महीने में। और उस कंपनी में टाटा मोटर्स में 3 इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। पहले का नाम है मोहन, सेकंड का नाम है रवि और थर्ड का नेम है सोहन। अब जो मोहन है वो क्या कर रहा है, वो डबल शिफ्ट में काम कर रहा है। डबल शिफ्ट में मतलब वो मॉर्निंग शिफ्ट में भी काम कर रहा है, वो इवनिंग शिफ्ट में भी काम कर रहा है, और वो डबल शिफ्ट में काम करके 150 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। बट कितने रुपीज़ में? 2.3 लाख में। अब कंपनी का टारगेट क्या था कि उसे 100 कार बनानी है 1 महीने में, और किस कॉस्ट पे? 2 लाख में। अगर कोई भी इंडिविजुअल 100 कार या 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर देगा 1 महीने के अंदर अंदर, तब हम उसे बोल लेंगे इफ़ेक्टिव। और अगर कोई इंडिविजुअल 2 लाख या 2 लाख से कम में उन सारी कार्स को मैन्युफैक्चर कर देगा, तब हम उसे बोल लेंगे एफिशिएंट। सो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट क्या है ये मैंने आपको बता दिया। सो अब उसने दिया हुआ है मोहन एक वर्कर है जो कि डबल शिफ्ट में काम कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है 150 कार। अब उसने 100 कार का टारगेट अचीव कर दिया, बनानी 100 थी, उसने 150 बना दी 1 महीने में। सो वो इफ़ेक्टिव तो है, बट मतलब क्योंकि उसने टाइम पे क्या कर दिया, उसने टाइम पे गोल को पूरा कर दिया। सो टाइम पे पूरा कर दिया मतलब कि वो क्या है, वो है आपका इफ़ेक्टिव, क्योंकि उसने टाइम पे गोल कंप्लीट कर दिया। बट उसने ये गोल कितनी कॉस्ट पे कंप्लीट किया? उसने ये कंप्लीट किया 2.3 लाख पे। बट मैनेजमेंट ने कितनी कॉस्ट डिसाइड कर रखी है, मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी कॉस्ट डिसाइड हो रखी है? उसमें डिसाइड हो रखी है कि ये काम हमें 2 लाख में करना है। बट उसने किया कितने में? 2.3 लाख में। उसने 30,000 फालतू खर्चा किया है। बट इस वजह से वो आपका एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट क्यों नहीं है वो? क्योंकि उसने ज़्यादा कॉस्ट इनकर करी। कॉस्ट कितनी इनकर करनी थी? 2 लाख, उसने कितनी इनकर करी? 2.3 लाख। वो एफिशिएंट नहीं है। जो आपका वर्कर है मोहन, उसने 2 शिफ्ट में काम तो बेशक किया, उसने टाइम पे गोल आपका अचीव किया, वो आपका इफ़ेक्टिव है। बट क्योंकि उसने कॉस्ट ज़्यादा इनकर करी है, वो एफिशिएंट नहीं है। आपका अब सेकंड वर्कर है जिसका नेम क्या है? रवि। रवि क्या कर रहा है, वो फोकस कर रहा है कॉस्ट और रिसोर्सेज पे। मतलब कि वो ये देख रहा है कि मुझे कम से कम कॉस्ट इनकर करनी है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। इस वजह से, क्योंकि उसकी मेन अप्रोच ये है, वो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पा रहा है? वो प्रोड्यूस कर पा रहा है सिर्फ 90 कार्स, और कितने रुपीज़ में? 1.9 लाख में। क्योंकि उसने अपना जो टारगेट था, उसने टारगेट कितना था? 100 यूनिट्स बनानी थी 1 महीने में, उसने बनाई कितनी? सिर्फ 90 कार। उसने अपना गोल टाइम पे अचीव कर लिया? नहीं किया। क्योंकि उसने टाइम पे अपना गोल अचीव नहीं किया, इस वजह से जो आपका रवि है उसको हम इफ़ेक्टिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसने 1 महीने के अंदर अंदर 90 यूनिट प्रोड्यूस करी, जबकि करनी कितनी थी? 100 यूनिट। बट उसने ये कम से कम कॉस्ट में प्रोड्यूस करी है। कितने में? 1.9 लाख में। जबकि कितने में करनी थी? 2 लाख में। उसने कॉस्ट तो कम से कम रखी। आप क्या बोलोगे? वो आपका एफिशिएंट तो है। एफिशिएंट क्यों है? क्योंकि उसने कम से कम कॉस्ट में काम किया है। बट आप वो इसे इफ़ेक्टिव क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि उसने अपना टारगेट पूरा नहीं किया। वो एफिशिएंट है, बट वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और हमारा थर्ड वर्कर है जिसका नेम है सोहन। वो क्या कर रहा है? वो बैलेंस मेंटेन कर रहा है दोनों के बीच में। मतलब कि वो ये भी देख रहा है कि मेरा काम टाइम पे भी हो जाए और कम से कम कॉस्ट पे भी हो। वो दोनों का बैलेंस लेकर चल रहा है, और उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस करी 2 लाख में। अब टारगेट कितना था? 100 यूनिट्स का। उसने 100 की 100 यूनिट 1 महीने में प्रोड्यूस कर दी। वो इफ़ेक्टिव भी है, और उसने 2 लाख में या 2 लाख से कम में अगर प्रोड्यूस कर देता तब हम उसे एफिशिएंट बोलते। उसने 2 लाख में प्रोड्यूस कर दी, वो एफिशिएंट भी है। वो टाइम पे भी काम कर रहा है, और वो कॉस्ट कम से कम कॉस्ट में भी काम कर रहा है। आप उसे इफ़ेक्टिव भी बोलोगे और आप उसे एफिशिएंट भी बोलोगे। इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है? कैसे आप किसी वर्कर को एफिशिएंट बोलोगे, किसी को आप कब इफ़ेक्टिव बोलोगे? ये अब आपको क्लियर हो चुका होगा। इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं अब आपको एक रिवीजन करा देता हूँ इन शॉर्ट। अगर आपको कोई काम करना है, अगर आप उसको विद इन टाइम पीरियड कर देते हो, जैसे कि 10 दिन में अगर कोई काम करना है आपको, अगर आप उसको 10 दिन या 10 दिन से कम में कर देते हो, तब आप बोलोगे आप इफ़ेक्टिव हो। और अगर आप उस काम को कम से कम कॉस्ट में करते हो, तब क्या बोलोगे आप? तब बोलोगे कि आप एफिशिएंट हो। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या डिफरेंस होते हैं मैंने आपको क्लियर करा दिया। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से क्या मतलब होता है
कि जो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस हमने पढ़ा उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे। अब मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिससे हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। और प्रोसेस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या होते हैं मैंने आपको डिटेल में कवर करा दिया। अब हमने जो मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, अब उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। सो मैनेजमेंट का फर्स्ट फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब आपने देखा होगा कि जो आपके आसपास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं, सो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेपरेट ऑब्जेक्टिव होता है। सेपरेट ऑब्जेक्टिव से मतलब कि जैसे आप स्कूल में स्टडी करते हो, सो आपके स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिले। ऐसे ही आपने देखा होगा, ये तो मैंने बताया आपका स्कूल का ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही आपके आसपास देखे होंगे आपने, आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, उनका मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम होता है कि हम अपने पेशेंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस दें। और ऐसे ही अपने आसपास देखो होगा आपने, वो होते हैं जो पैलेसेस वगैरह होते हैं, उनका मेन एम क्या होता है कि हमारे यहाँ पर अच्छे से अच्छे फंक्शन हो, हम उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दें ताकि वो अपनी मैरिजेस, अपनी एनिवर्सरीज अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके। सो ऐसे ही डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कंपनीज होती है, जिनका मेन एम क्या होता है कि हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें। सो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। और मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से मतलब कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट में जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उनका मेन एम क्या होता है? उनका मेन एम होता है इन सारे गोल्स को अचीव करना। सो मैनेजमेंट क्या एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेकंड फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज़ ऑल परवासिव। ऑल परवासिव से क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट हर जगह पे पड़ती है, चाहे वो आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म करना पड़ता है। मतलब कि जैसे आप देखते होंगे आपका स्कूल है, सो आपके स्कूल में क्या हो रहा है, पूरे साल भर प्लानिंग कर रहे हैं वो कि कैसे कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर वो आपके टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, वो आपके एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम करा रहे हैं वो। सो ऐसी अगर आप कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं कोई गवर्नमेंट स्कूल का, सो वहाँ पर भी ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। सो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑल परवासिव है कि जो मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, जो मैनेजमेंट में डिफरेंट 5 स्टेप्स बताए थे मैंने आपको, वो सारे के सारे स्टेप्स हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपकी बड़ी कंपनी हो, मतलब कि जो बड़े बड़े देखे होंगे जैसे आपने रिलायंस, टाटा, ये सब देखे होंगे, चाहे वो आपकी स्मॉल कंपनी हो। सो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको मैनेज करनी पड़ती है, इसलिए मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर जगह पे होती है। और इन केस आप ये भी देख सकते हो कि सोशल इवेंट्स में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था आपकी बर्थडे पार्टी का, सो वहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज़ करना पड़ रहा है। सो मैनेजमेंट इज़ ऑल परवासिव। थर्ड फीचर क्या है? मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब कि मैनेजमेंट एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब कि एक सिंपल एक्टिविटी नहीं है जिसमें हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म कर दी तो मैनेजमेंट प्रोसेस खत्म हो गया। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब मैनेजमेंट में हमारी 3 डायमेंशंस होती हैं, और वो 3 डायमेंशंस कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होती है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंट टाइप के बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉस्पिटल एग्जिस्ट करते हैं, इसके अलावा मैंने आपको बताया स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मैंने एक एग्जांपल लिया था कंपनीज़ का। सो डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस का डिफरेंट वर्क होता है। जैसे हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल्स में दिया जाता है ट्रीटमेंट, डिफरेंट पेशेंट्स, कोई अपनी लेग का ट्रीटमेंट कराने आ रहा होगा, कोई अपनी हार्ट का। ऐसी स्कूल में क्या प्रोवाइड की जा रही है? एजुकेशन। कंपनी में क्या हो रही है? कंपनी में हो रही है प्रोडक्शन। अब डिफरेंट टाइप के वर्क परफॉर्म करने होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम इस सारे के सारे काम को मैनेज करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम रॉ मटेरियल अरेंज करेंगे, हम डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क किसकी वजह से पॉसिबल है? ये एक डायमेंशन है किसकी? मैनेजमेंट की। सेकंड डायमेंशन क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट वर्क परफॉर्म करना होता है, और उस काम करने के लिए हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ से कैसे वर्क कराएंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें।
सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है, इसकी सेकंड डायमेंशन जो कि हमें ये बोल रही है कि जो हमें वर्क परफॉर्म करना है उसे परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट एम्प्लॉयज़ चाहिए। सो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हमारे पास दो टाइप से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइन करते हैं उनकी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट। किसी की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे अच्छी सैलरी चाहिए, किसी की रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे जॉब प्रमोशन चाहिए, और उनकी एज अ ग्रुप भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि वो एज अ ग्रुप भी अपने आप को देखते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल में सेकंड डायमेंशन क्या है कि हमें पीपल को मैनेज करना पड़ता है। थर्ड डायमेंशन क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन से आप क्या समझ सकते हो, अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में डिफरेंट वर्क परफॉर्म होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे मैनेज करने के लिए मतलब जिसे करवाने के लिए हमें पीपल चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। अब उसको भी करने के लिए हमें डिफरेंट प्रोसेस करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके अलावा आपको सेल्स करनी पड़ेगी। सो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। सो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल में थर्ड डायमेंशन क्या है, हमें डिफरेंट प्रोसेस मैनेज करने पड़ते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। सो अगर आपको वर्क मैनेज करना है, सो आपने मैंने जो मैनेजमेंट के 5 प्रोसेस बताए थे, आपको 5 स्टेप बताए थे, उसमें प्लानिंग और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्गेनाइजिंग, और मैंने आपको बताया था कंट्रोलिंग। इन तीनों फंक्शन से हम क्या करते हैं, वर्क को मैनेज करते हैं। और मैंने आपको बताया था स्टाफिंग, और स्टाफिंग के अलावा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग। इन दो फंक्शन से हम क्या करते हैं, इन दो फंक्शन से हम पीपल को मैनेज करते हैं। और कैसे मैनेज करते हैं ये सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। और प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, ये इन सारे फंक्शन से हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शंस को इंटरलिंक करते हैं। सो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। अब इसके अलावा बचे हुए फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस से मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट में 5 स्टेप्स बताए मैंने आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे स्टेप आपको रेगुलरली परफॉर्म करने, मतलब कि आप देखते हो जैसे कि आपने क्लास 11th में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर क्लास 12th में दोबारा से कर रहे हो। सो ऐसे आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस की दोबारा से रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही आप देख सकते हो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको भी, क्योंकि हर साल बिजनेस उनको एग्जिस्ट करना है, हर साल प्रोडक्शन करनी है, हर साल मार्केटिंग करनी है, हर साल सेल करनी है। सो उनको मैनेजमेंट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट रेगुलरली पड़ती है, मतलब कि हर साल उनको मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सो मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एक बार प्लानिंग कर लिया, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, सो आप ये तो है नहीं कि फ्यूचर में कभी डिसाइड नहीं करोगे। सो मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसमें जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो आपको रेगुलरली परफॉर्म करते रहने पड़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी से क्या मतलब है, अब आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल में देख सकते हो, स्कूल में क्या होते हैं, कुछ तो होते हैं आपके टीचर्स होते हैं जो कि आपको टीच करते हैं, और कुछ होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ में क्या होते हैं, जैसे कि आपके बस ड्राइवर हो गए, आपके जो फीस कलेक्ट करते हैं, आपके जो क्लर्क वगैरह बैठे होते हैं, और इसके अलावा जो गार्डनिंग वगैरह करते हैं स्कूल में। सो मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, क्योंकि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, सो उसे अचीव करने के लिए कोई एक इंडिविजुअल सफिशिएंट नहीं है। सो क्योंकि डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, अब डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए हमें डिफरेंट इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट होती है। सो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि वो सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगे हुए हैं उनके एफर्ट्स को कंबाइन करती है और गोल अचीव करने में मदद करती है। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो, जो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, अब उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, वहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, वहाँ पर सेल हो रही है, वहाँ पर मार्केटिंग हो रही है, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, इसके अलावा वहाँ पर 10-20 एक्टिविटीज़ और हो रही हैं। सो इन सारी एक्टिविटीज़ को एक अकेला इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर सकता। सो इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। 6th फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन से मतलब क्या होता है, जो रेगुलरली चेंज होता रहता है उसे बोलते हैं हम डायनेमिक।
सो आप देख सकते हो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि कभी कोविड आ रहा है, कभी कोविड नहीं आ रहा, कभी गवर्नमेंट नए रूल लेकर आ रही है, कभी नई टेक्निक्स आ रही हैं। सो जो इन्वायरमेंट है हमारा आसपास का वो भी चेंज होता रहता है, जैसे कि कभी सर्दी आई, कभी गर्मी आई। सो इस वजह से मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है, क्योंकि आपको अपनी मैनेजमेंट भी वैसे ही चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है अप्रैल के महीने में, सो आप एसी कूलर इन सब की अरेंजमेंट करोगे, आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब अरेंज करोगे। बट ऑन द स्पॉट अगर वही मैरिज आपको दिसंबर वगैरह में अरेंज करनी पड़ जाए, तब आप क्या करोगे, आप हीटर वगैरह की अरेंजमेंट करोगे, आप कॉफ़ी वगैरह ये सब अरेंज करोगे। सो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, क्योंकि जो बिजनेस है उसमें रेगुलरली चेंजेस आते रहते हैं, कभी कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कभी गवर्नमेंट के रूल चेंजेस हो गए। सो इस वजह से हमें जो मैनेजमेंट के प्रोसेस हैं वो भी हमें डिफरेंट वे से परफॉर्म करने पड़ते हैं, क्योंकि जो 10 साल पहले हमने प्लानिंग करी थी, जो 10 साल पहले हम अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते थे, आज हमारे ऑब्जेक्टिव उससे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके होते हैं। सो इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। और 7th फीचर क्या है, मैनेजमेंट इज़ ए इंटेंजिबल फोर्स। मतलब कि जो मैनेजमेंट एक फंक्शन है, ना तो हम उसको टच कर सकते हैं, ना हम उसको सीन कर सकते हैं। अब आप जो अपनी पार्टीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करते हो, जैसे बिजनेस में सारा का सारा इवेंट मैनेज होता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैंडल होती हैं, क्या आप उनको देख सकते हो कि कैसे मैनेज हो रही हैं, वो ये हो रहा है। आप ये देख सकते हो कि उसको कौन मैनेज कर रहा है, बट किस वे से मैनेज हो रही हैं आप उसको देख नहीं सकते, ना आप उसको टच कर सकते हो, ना आप उसको सीन कर सकते हो, आप बस उसको फील कर सकते हो। मतलब कि जो मैनेजमेंट का इम्पैक्ट है आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको नोटिस कर सकते हो। नोटिस कैसे कर सकते हो, जब आप अपने टारगेट्स अचीव कर रहे हो, मतलब कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जितने उसने टारगेट सेट कर रखे हैं, अगर वो उनको अचीव कर रहा है, तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसकी मैनेजमेंट इफेक्टिव है, वहाँ पर कोई क्योस नहीं है। क्योस का मतलब होता है कन्फ्यूजन, जब सारे एम्प्लॉयज़ को पता है उनको क्या वर्क परफॉर्म करना है। सो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे कि वहाँ पर अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। और वहाँ के जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो सेटिस्फाइड है, मतलब अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, किसी को भी कुछ मतलब कि दिक्कत वगैरह नहीं है, कोई कन्फ्यूजन वगैरह नहीं है, तब आप क्या बोलोगे कि मैनेजमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हो, आप उसे टच नहीं कर सकते। जैसे कि आप मशीन वगैरह को तो टच कर लेते हो, बट आप मैनेजमेंट को टच नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये ना कोई इंडिविजुअल है, ना ये कोई एंटिटी है। सो मैनेजमेंट के क्या फीचर्स है ये मैंने आपको बता दिए। अब हम मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वो एंड गोल होता है जिस पे आप जाना चाहते हो। जैसे आपका इस टाइम ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्लास 12th में 95% लेकर आना, किसी का एम होगा सीए करना। सो जो आपका एंड है, जहाँ पर आप जाना चाह रहे हो, जो आप अल्टीमेटली अचीव करना चाह रहे हो, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आर दी एंड्स टुवर्ड विद द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड। मतलब कि एक वो ऐसा अंत जिसकी तरफ सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए हम सारा बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लो। सो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट होता है जहाँ पर हम पहुँचना चाह रहे हैं। सो अब ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में सेग्रीगेट कर रखा है। सेग्रीगेट का मतलब कि हमने जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस को, उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका स्कूल है या आपका हॉस्पिटल है, जो पूरे के पूरे स्कूल के लिए बेनिफिशियल हो, या जो पूरे के पूरे हॉस्पिटल के लिए बेनिफिशियल हो, जिसका मेन एम क्या होता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एम करते हैं प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है बेटर फ्यूचर या ग्रोथ किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, और जिसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट होता है। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर होते हैं वो सारी पार्टीज़ जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड होती हैं। जैसे कि आपका स्कूल है, सो इसमें किस किस टाइप के स्टेक होल्डर होंगे, इसमें होंगे आपके एक तो टीचर्स जो आपको क्या करा रहे हैं, जो आपको टीचिंग करा रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे। इसके अलावा इसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। और गवर्नमेंट की होती है जो कि ये देख रही है कि वहाँ पर स्टडी अच्छे से चल रही है नहीं, उनको सब्सिडी कंसेशन वगैरह कुछ चाहिए होती है नहीं। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो इन सारी की सारी पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल होंगे, और जिनका मेन एम क्या होगा कि ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अच्छा बेनिफिट हो, मतलब कि वो फ्यूचर में ग्रोथ करे, सक्सेस करे और प्रॉफिट अर्न करे।
सो वो होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो सर्वाइव कर सके। सर्वाइव क्यों कर सके, क्योंकि आज का जो बिजनेस है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव का मतलब कि बहुत ही रेयर हो रहा है किसी भी बिजनेस को एग्जिस्ट करना, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करने हैं। सो उनका फर्स्ट मेन मोटिव क्या होता है, सर्वाइवल, कि किसी भी तरीके से हम इस बिजनेस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। सो पहला ऑब्जेक्टिव तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जब आप सारा का सारा एक्सपेंडिचर अपने रेवेन्यू में से माइनस कर देते हो, उसको आप बोलते हो प्रॉफिट। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो प्रॉफिट भी अर्न करे, क्योंकि सिर्फ सर्वाइव करना इजी नहीं है। सर्वाइव भी आप कब तक कर सकते हो, जब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉफिट नहीं अर्न करोगे तब तक आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। सो प्रॉफिट क्यों चाहिए होते हैं, ताकि आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सको, आप नई नई मशीनें खरीद सको, आप अपने कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट दे सको। सो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सको। इसमें आता है आपका एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन। अब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला ऑब्जेक्टिव है कि मुझे सर्वाइव करना है 20, 30, 40 साल आराम से। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इन सालों में मैंने प्रॉफिट भी अर्न करनी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या, ग्रोथ, कि मुझे इन सालों में ग्रो भी करना है। मतलब कि अगर आज मेरे पास सिर्फ एक बिजनेस यूनिट है, इन फ्यूचर मेरे पास 10 बिजनेस यूनिट हो, और उससे अगले 10 साल में मेरे पास 100 यूनिट हो, मतलब कि 100 जगह पे मेरा बिजनेस हो। सो ये होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिनका मेन एम क्या होता है, जिनका मेन एम होता है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फ्यूचर में ग्रोथ हो, उसकी फ्यूचर में सक्सेस हो, वो प्रॉफिट अर्न करे, वो लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करे। सो ये थे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अब जो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस है उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आप देखते हो कोई भी बिजनेस है, जैसे कि एक स्कूल है, एक हॉस्पिटल है, एक बिजनेस है, जो कि कंपनीज वगैरह होती हैं, वो एक सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सो उसकी कुछ सोशल ओब्लिगेशन होती हैं। सोशल ओब्लिगेशन कैसी, कि उसे सोसाइटी की बेनिफिट के लिए कुछ काम करना होता है, कुछ पार्क वगैरह बनाने होते हैं, और उसकी कुछ सोशल ओब्लिगेशन होती है जो उसे फुलफिल करनी पड़ती है। सोशल ओब्लिगेशन मतलब जो समाज की तरफ से उसके ऊपर दायित्व थोपे जाते हैं, सो उसको वो सारे के सारे फुलफिल करने होते हैं। सो वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, वो सब आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में। जैसे कि उसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने हैं, कि ज़्यादा पोल्यूशन हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक यूज़ करनी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, मतलब कि जो समाज में बेरोजगारी है उसको दूर करना है, क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं जिससे जो उसके कस्टमर है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो। एजुकेशन पे कुछ खर्चा करना है, खर्चा इन द सेंस वो स्कूल्स वगैरह बनवा सकते हैं, वो बुक्स वगैरह डोनेट कर सकते हैं। हेल्थ प्रोग्राम, अब जो वहाँ पर कम्युनिटी रह रहे हैं, मतलब कि जो ओल्ड एज बंदे हैं वहाँ पर, उनकी हेल्थ के लिए कुछ करे, जैसे कि फ़िटनेस प्रोग्राम होती है वो लॉन्च कर सकती है। और इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जैसे कि आपकी ITI होती है, इसके अलावा जो आपके ट्रेड कोर्सेज होते हैं जिसे करने के बाद आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो। सो वो सब आते हैं वोकेशनल कोर्सेज में। अब मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, सो उसकी कुछ सोशल ओब्लिगेशन होती है, सो उनको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। सो ये होता है मैनेजमेंट का एक सेकंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव से क्या मतलब है, अब जो हम मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, मतलब कि जो मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस यूज़ किया जाता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अब उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। सो उनकी भी कुछ स्पेशल डिमांड होती है, स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव किससे रिलेटेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं आपके एम्प्लॉय से रिलेटेड। सोशल किससे रिलेटेड थे, समाज से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन किससे रिलेटेड थे, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसका दूसरा नेम क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसमें किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बेटर सैलरी, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको अच्छी सैलरी मिले, उनका प्रमोशन हो टाइम टू टाइम, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, मतलब उनको बेटर वर्किंग कंडीशन में काम करने को मिले, उनसे जो फ्यूम्स वगैरह रिलीज़ होती है मशीन से, गैसेस वगैरह होती है, उनसे उनकी सेफ्टी की जाए। और सोशल नीड्स, सोशल नीड्स में क्या होती हैं, जैसे कि उसकी सेल्फ रिकॉग्निशन हो, उसको मतलब जो कंपनी है जहाँ पर वो काम कर रहा है
उसकी रिस्पेक्ट हो, उसका सोशल सर्कल अच्छा हो। सो वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो कि एक एम्प्लॉय अचीव करना चाहता है उसकी एम्प्लॉय लाइफ में, सो वो सारे आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में। सोशल ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में कौन से आते हैं, जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो, जैसे कि वो सर्वाइव कर सके, वो प्रॉफिट अर्न कर सके और उसका एक्सपेंशन हो। सो ये 3 के 3 होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो आज इस वीडियो में हमने जो मैनेजमेंट का बेसिक चैप्टर तो वो हमने कवर कर लिया। इसके अलावा जो इसके बचे टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for amazing video. So जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पहले सारे के सारे चैप्टर्स कराऊंगा, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसकी केस स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअली क्लियर भी होगा और आपको इसे पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सो ऐसे ही हम अब पूरी की पूरी वीडियो सीरीज करेंगे, मतलब कि पहले हम चैप्टर स्टडी करेंगे, फिर हम केस स्टडी, चैप्टर केस स्टडी, और फिर हम यूनिट टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, ये सब करते रहेंगे ताकि हम अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स भी सिक्योर कर सकें। और अगर आपको स्पेशली कोई डाउट होता है सो आप वो सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैंने क्लास 11th और क्लास 12th के टेलीग्राम ग्रुप मैंने क्रिएट कर दिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से लिंक देकर। सो थैंक यू, बाय बाय।